पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। चीन में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। चीन के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट है। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ठंड के मौसम को देखते हुए सरकार ने कहा कि कोरोना के हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। हालात को देखकर फैसले किए जाएंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने के लिए कहा है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कोरोना पर हुई बैठक में मास्क लगाकर मौजूद रहे होंगे, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से इस अहम बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क लगाना था। लेकिन वहीं वीके पॉल जब बैठक के बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब हुए तो कुछ देर बाद मास्क उतार दिया और जब तक वो मीडिया से बात करते रहे उनके आसपास कोरोना का प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अबंडेंट प्रिकॉशन, अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सख्त कंटेनमेंट नीति में रियायत के बाद वहां हालात और बिगड़ गए। चीन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशान में इतने शव हैं कि जगह कम पड़ रही। अस्पतालों में मरीजों की भरमार है और लोगों को दवा तक नहीं मिल पा रही। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है और लाखों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। चीन में कोरोना के हालात एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इससे जुड़े कई प्रतिबंधों को हटाने के बाद बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के लिए पीड़ितों को संभालना मुश्किल हो रहा है। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2 हफ्ते पहले नियमों में ढील देने के बाद से चीन ने सिर्फ 7 मौतों का ऐलान किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चीनी सरकार के दावे को गलत साबित कर रही हैं। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ अगले कुछ महीनों में चीन में कोरोना से 20 लाख मौत होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के सरकारी अस्पताल की नर्स ने मौजूदा हालात को कुछ यूं बयां किया। कल दोपहर की तरह आज भी हमारा विभाग एक साथ 6 संक्रमितों को इमरजेंसी सेवा दे रहा है। ऐसे हालात में हम ठीक महसूस नहीं कर रहे। बावजूद इसके अपनी जिम्मेदारी छोड़ आराम नहीं कर सकते। अपने सभी सहयोगियों से हम यही कह रहे हैं कि काम पर डटे रहें। ज्यादा सोचने का समय नहीं है और बहुत सारा काम करना है। हमारी नौकरी एक मिशन है। उत्तर पूर्व चीन के एक प्रांत की राजधानी शेनयांग के इस अस्पताल की तस्वीरें भी जुदा नहीं हैं। इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर और नर्स अपनी ड्यूटी पर जमे हुए हैं और मरीजों को हर संभव इलाज दिया जा रहा है। इन सब के बीच चीन ने इस महीने 21 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से बहाल कर दी हैं। चीन के 5वें सबसे बड़े आबादी वाले शहर
गुआंगझो के एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब पीसीआर कोड या हेल्थ कोड दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ चीन के हालात से चिंतित हैं। इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई नया संभावित कोरोना वायरस वेरिएंट भी चिंता का सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परिमल कुमार मौजूद हैं। इनके साथ दो खास मेहमान भी हैं। डॉक्टर विनीत सूरी हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं अपोलो अस्पताल के, और डॉक्टर समीर भाटी हैं जो कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों पर आने से पहले हम परिमल के पास चलना चाहेंगे। परिमल, जो ये बैठक हुई, चर्चा हुई या कुछ फैसले भी आए सामने? देखिए, चर्चा के बाद कुछ फैसले भी सामने में आए हैं शारिक। उन फैसलों में सबसे अहम है सर्विलांस सिस्टम को बढ़ाना, यानी उसमें तेजी लाने की बात है। चाहे वो अलग अलग माध्यम से होता है, कम्युनिटी बेस्ड सर्विलांस सिस्टम हो, या फिर जो मरीज निमोनिया के देश के तमाम अस्पतालों में एडमिट हैं उनके सैंपल लेने की बात है, कोरोना के सैंपल लेने की बात है। और चाहे वो वेस्ट वाटर के जरिए जो हम सर्विलांस सिस्टम है उसको तेजी लाने की बात, जो टेस्टिंग बढ़ाने की बात पर भी एक तरीके से जोर दिया गया है कि लोग आगे बढ़कर आए। सर्दी खांसी जुकाम भी है, इस मौसम में है, तब भी वो टेस्टिंग के लिए आए। तो यानी कुल मिलाकर सबसे पहली चीज ये कि टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लोगों को ये कहा गया कि टेस्टिंग करवाएं। दूसरी नंबर चीज ये कि सर्विलांस सिस्टम बढ़ाएं। तीसरी नंबर चीज ये कि हर हफ्ते में एक समीक्षा बैठक होगी, कोरोना के हालात को लेकर एक समीक्षा बैठक करेगी स्वास्थ्य मंत्रालय, ताकि हालात को लेकर उनका अंदाजा और आकलन लग सके कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पे स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक से निकलकर बहुत कुछ आया है। साथ में हमने देखा कि मास्क को मैंडेटरी तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कि मास्क जरूर लगाएं, चाहे क्राउडेड प्लेस में घर के भीतर हो, वार्ड के भीतर हो या बाहर हो। और अंतिम चीज ये कि इसमें यह भी कहा गया कि प्रिकॉशन डोज जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग जो 27% तक ही प्रिकॉशन डोज लगवाया है, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं, बैठक के बाद निकल कर आई हैं, और समीक्षा बैठक में और भी चीजों पर डिस्कशन होता रहेगा। हर हफ्ते की बात होगी अब कोरोना पे चर्चा। परिमल, एक सवाल था कि जब पहले भी कोरोना हिंदुस्तान पहुंचा था तो बाहर से ही पहुंचा था। बाहर के देशों में ये मामले फिर से बढ़ रहे हैं और जो ट्रैवल है एक तरीके से सब ओपन हो चुका है। तो उस खतरे से निपटने के लिए, क्योंकि यहां के नंबर्स अभी कम हैं, निश्चित तौर पे नंबर कम है, लेकिन इसी बात में शारीरिक टेस्टिंग बढ़ाने पे जोर दिया गया है। और राज्यों को अगर ये हिदायत दी गई है कि जितने भी पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उनको आप इंसाकॉग भेजिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसके पीछे मकसद यही है कि क्या कोई नया वेरिएंट, वायरस म्यूटेट करके कोई नया वेरिएंट ऐसा तो नहीं आ रहा है देश में जो आने वाले वक्त में तबाही मचा सकता है। तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे राज्यों को हिदायत दी गई कि जितने भी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, क्योंकि रोजाना की तादाद वो करीब 150 और 250 के आसपास है पूरे देश भर में जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उन तमाम पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि ये पता लग सके कि जो दूसरे देशों में, चाहे जापान हो, कोरिया हो, ब्राजील हो, यूएस हो, चीन हो, वहां पर जो मामले, जो वेरिएंट बढ़ा रहा है, कहीं वही वेरिएंट भारत में तो दाखिल नहीं हो गया है और उससे किस तरीके से निपटने की जरूरत है और उसको आइसोलेट करके समझने की जरूरत, क्या कोई नया वेरिएंट भारत में दाखिल हो गया है जिससे हमें और भी ज्यादा उस पे काबू पाने की जरूरत है और कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। यही बड़ी वजह है कि सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की बात कही गई। शुक्रिया परिमल आपका इस पूरी चर्चा के लिए और ये जानकारी हम तक लाने के लिए कि बैठक में क्या हुआ और सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाने जा रही है। अब हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनीत सूरी हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा समीर भाटी हैं, डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर सूरी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में हम सब एक तरीके से भूल से गए हैं कि हमने 2 साल कोरोना में गुजारा, कईयों के अपने अजीज इस दुनिया से चले गए। अब जो नया खतरा दुनिया में नजर आ रहा है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो या दूसरे देश हो, उसको लेकर सरकार अब एक्टिव नजर आ रही है। एज ए डॉक्टर कितना अलर्ट रहने की जरूरत आपको लगती है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों ने एक तरीके से भुला दिया है कि कोविड है। अगर आप बाहर जाएं तो आप देखते हैं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीके से खत्म हो गई है। और यही अगर आप सिचुएशन देखें, जब शुरुआत भी हुई थी कोविड की, तो चाइना में जब शुरू में केसेस आए थे तब इंडिया में लगता था शायद यहाँ नहीं आए जी। तो आई थिंक लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कोविड वेरिएंट्स आ रहे हैं, इनके अंदर म्यूटेशन हो रहा है
और म्यूटेशन से वायरस जो है और स्ट्रांग हो रहा है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही। हमारे जो टेस्टिंग मेथड्स है वो शायद उसको पूरी तरह से ना देख पाए, और हमारे जो वैक्सीन लगे हैं शायद वो भी पूरी तरह से ना बचा पाए। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी अगर ये वेरिएंट्स इंडिया में आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लापरवाह नहीं होना है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था प्रिवेंशन का, उसको अभी बिल्कुल हटाना नहीं है। गवर्नमेंट ने चाहे बोल दिया है कि अभी नहीं लगाए, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सूरी, एक सवाल और था जो अभी परिमल भी बता रहे थे कि बूस्टर डोज की अगर बात करें तो उनके लेने वालों की तादाद सिर्फ 27% है। तो क्या लोगों को अब वापस जाकर जो तीसरा डोज यानी बूस्टर डोज है वो जाकर लगवाना चाहिए एहतियातन? देखिए, बिल्कुल बूस्टर डोज लेना चाहिए, लेकिन दूसरे तरह से लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि अब जो नए म्यूटेंट आ रहे हैं, क्या जो वैक्सीन है उनके लिए प्रोटेक्टिव है कि नहीं जी। इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये डेटा है क्योंकि वायरस एक तरीके से नया फॉर्म में आ रहा है। उसकी जो इम्यून चेंजेस हैं वो इस तरह के हैं, हो सकता है कि वैक्सीन उन पे बेनिफिट ना करे। लेकिन ये देखा गया कि जो जिनमें सीवियर डिजीज हो रही है वो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। इसलिए वायरस जो वैक्सीन है वो ये हो सकता है कि आपको वायरस इंफेक्शन से ना बचाए, मतलब आपको कोविड दोबारा हो सकता है, लेकिन अगर कोविड हो तो वो हो सकता है कि वो आपका माइल्डर फॉर्म हो। इसलिए बूस्टर लेना जिन्होंने नहीं लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दिस प्रॉब्लम इज स्टिल लर्किंग अराउंड इन द वर्ल्ड, और सिर्फ चाइना ही नहीं, यूएसए, कोरिया, जापान, ब्राजील, सब जगह केसेस इतने बढ़ गए। फिर इंडिया में भी आने में कोई ऐसा नहीं है कि ना आ पाए। डॉक्टर भाटी भी है हमारे साथ। डॉक्टर भाटी, आपसे सवाल था कि हम सब पहले ही, अभी डॉक्टर सूरी ने भी उसका जवाब दिया, हम लोग उसको नापते थे कि एंटीबॉडी का क्या हाल है हमारे जिस्म में, वो चेक किया जाता था, ब्लड रिपोर्ट से वो पता चल जाता था कि अब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं। मेरा सवाल आपसे था कि जैसे मैंने बूस्टर डोज करीब 6 महीने हो गए मुझे लगवाए हुए, क्या वो एंटीबॉडी आज भी मौजूद होगा, या फिर जिन लोगों ने थर्ड डोज लगवा लिया है उसके बाद भी वो जाकर एक एहतियातन ये टेस्ट कराएं और चेक करें कि एंटीबॉडी का उनके जिस्म में क्या हाल है, या ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें ये जानना हमें जरूरी है कि एंटीबॉडीज हम अगर वैक्सीन ले रहे हैं, वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो हम मेजर कर सकते हैं एंटीबॉडी टेस्ट करा के, पर एक हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी है। क्योंकि बहुत सारा आपने देखा होगा कि स्पेसिफिकली थर्ड वेव के अंदर भी लोग काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हुए थे। काफी लोग हैं जो 2 बार या कई लोग तो जो 3-3 बार है वो भी इन्फेक्टेड हुए थे। तो मुझे लगता है वो एक विकल्प नहीं होगा कि लोग अपनी तरह से उसको टेस्ट करा के चेक करें। थोड़ा सा उसके अंदर मेजर नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात वो वही है कि जो हमारे हाई रिस्क वाले लोग हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर चाइना में भी देखें या और दूसरे कंट्रीज में भी देखें तो जो ओल्डर पॉपुलेशन थी या जो हाई रिस्क वाले लोग थे या जो पार्शियली इम्यूनाइज्ड लोग थे और जिनको पहले से नेचुरल इम्यूनिटी नहीं हुई थी, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यही आ जाएगा कि सबसे पहले हम उस कैटेगरी का स्पेशली ध्यान रखें, उन लोगों के। आपकी आवाज टूट रही है, हम आप तक वापस लौटेंगे। डॉक्टर सूर्य, आपसे हमारा एक सवाल था कि अगर देखें तो नंबर्स पे जाएं तो 1000-1200 नंबर्स हैं जो वीकली आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि टेस्टिंग ना के बराबर। क्या टेस्टिंग ना के बराबर है इसलिए नंबर्स इतने कम हैं, या फिर हमारी हालत बेहतर है बाकी दुनिया के मुकाबले? देखिए, अभी तो बेहतर है लेकिन टेस्टिंग भी कम हो रही है। इंडिया में अगर हम आज का देखें तो अराउंड 1,15,000 टेस्ट हुए हैं और 112 के करीब पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिविटी तो बहुत कम है अभी, इसलिए अभी तो कंडीशन बेहतर है। लेकिन बेहतर से खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्पेशली ये वाले जो वेरिएंट्स हैं इतना हाईली ट्रांसमिसिबल हैं और इतना इन्फेक्टिविटी रेट इनका हाई है, इसलिए एहतियात रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने सोच लिया है कि शायद इंडिया में अब इम्यूनिटी हो गई है क्योंकि वैक्सीन लग गया, हर्ड इम्यूनिटी आ गई, इसलिए हमारे को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये वैक्सीन है, जो वायरस है, वो म्यूटेट कर गया है और म्यूटेट करने से उसने अपना ऐसा पार्ट चेंज कर लिया जो कि हमारी एंटीबॉडीज जो है या जो वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज या जो नेचुरल एंटीबॉडीज हैं वो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं कर पाएंगे।
इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, केयर, मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा गवर्नमेंट एजेंसीज भी बोल रही हैं, खांसी जुकाम हो ये ना पास ऑन करिए कि ये तो वायरल फीवर है, इस टाइम में तो खांसी जुकाम एलर्जी से, ठंड से होता है। टेस्टिंग जरूर कराएं। और गवर्नमेंट जो है वो ये कर रही है कि टेस्टिंग को, जो भी टेस्ट पॉजिटिव आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके आइडेंटिफाई कर रही है कि क्या बाहर का कोई वेरिएंट आया कि नहीं आया। तो जो पॉजिटिव टेस्ट है उनको जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जी, डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब वो वापस जुड़े हैं। भाटी साहब, मेरा सवाल था, अभी विनीत सूरी भी इस पे रोशनी डाल रहे थे कि समीर भाटी के साथ हमारा संपर्क टूट गया। डॉक्टर साहब, ये सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप अपोलो में हैं, जब भी कोई नंबर्स का बढ़ना और उन नंबर्स के बढ़ने के बाद स्थिति का गंभीर होने का पैमाना यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले लोग, उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ और जो भर्ती होने आए हैं वो कितने गंभीर हैं। तो अगर वो देखें तो अभी दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति ना के बराबर है, नगण्य है अगर ऐसे मरीज। लेकिन अभी जो वायरल चला हुआ है, हर कोई दूसरा शख्स जिसका गला खराब है, हल्का बुखार है, अगर कहें तो मैं भी कल से दवाएं खा रहा हूं क्योंकि खांसी है, हल्का बदन में दर्द है, तो इसको कितना गंभीरता से लिया जाए, या फिर कहा जाए कि नहीं ये मौसम का असर है जो आपको परेशान कर रहा है। देखिए, जो अगर हम वर्ल्ड की सिचुएशन देखें, अभी इंडिया में हम ठीक हैं, लेकिन वर्ल्ड की सिचुएशन देखें तो वहां भी एकदम बहुत जल्दी चेंजेस आ गए। सो इस टाइम पे जब वर्ल्ड में एकदम कोविड का नया म्यूटेशन आ गया है, BQ1, BQ1.11, और ये नए वेरिएंट आ गए हैं जो कि बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। हमें खांसी जुकाम को बिल्कुल ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर खांसी जुकाम है, फीवर नहीं है, तो फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन खांसी है, जुकाम है, सोर थ्रोट है, बुखार है, फटीग है, तो टेस्टिंग, कोविड टेस्टिंग कराना इस टाइम पे बहुत आवश्यक है। और गवर्नमेंट भी इस चीज को स्ट्रेस कर रही है कि इस टाइम पे चाहे नेगेटिव टेस्ट आए लेकिन टेस्ट कराना आवश्यक है, क्योंकि ये दिस इज अ टाइम ऑफ सर्वेलेंस। हम देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। अगर हम टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो इंडिया में कितने लोग पॉजिटिव होंगे पता ही नहीं चले। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि बूस्टर डोज लेने वालों की तादाद कम है, आप उनको यही सजेस्ट करना चाहेंगे? आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पहला सवाल तो यह है। दूसरा, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जिन्होंने बूस्टर डोज ले रखा है, क्या वो किसी और डोज के लिए भी जा सकते हैं? क्या इसका कोई प्रावधान है या फिर ये किया जा सकता है एहतियातन? और इसका मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इसकी नेगेटिव साइड से आंसर करते हैं वो ये कहते हैं कि वैक्सीन का क्या मतलब है, जब नया म्यूटेशन आया है हमें पता नहीं कि ये वैक्सीन उनके अगेंस्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी अभी बताया था कि जिन लोगों को वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज्ड हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को डिजीज से नहीं बचाव हो रहा है। कोविड उनको भी आएगा लेकिन उनको माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज आएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए। और फुल्ली वैक्सीनेटेड में जब हम बोलते हैं तो 2 डोजेस प्लस 1 बूस्टर। जो 4th डोज की आप बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं, जिनको बाकी डिजीजेज हैं या जिनको बाकी बीमारियां हैं या किसी और फॉर्म में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके लिए सोचा जा सकता है। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए 4th डोज की आवश्यकता नहीं। आप खुद वैक्सीनेशन लेना बहुत आवश्यक है। जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, ये अभी भी टाइम है उनके लिए, क्योंकि अभी इंडिया में ये नहीं आया है बाहर का वेरिएंट, उनको इमीडिएटली बूस्टर्स ले लेने चाहिए। अभी हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, वापस से हम आपसे वही सवाल करना चाहेंगे। हम चाहे बाजार जाएं, सिनेमा हॉल जाएं, मॉल जाएं या ट्रैवल करें, अब शायद ही कोई हमें मास्क लगाए हुए नजर आता है। उसमें हम भी शामिल होते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए, हम भी बिना मास्क के उनके बीच मौजूद होते हैं। ये कितना खतरा बढ़ा देता है? देखिए, बहुत खतरा बढ़ा रहा है। अगर ये वेरिएंट्स आ गए इंडिया में, इतनी तेजी से फैलेंगे, और इंडिया में तो आप देखते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। फिर आप मॉल्स में चले जाइए, सिनेमा हॉल में चले जाइए, कोई मीटिंग में चले जाइए, तो आप देखिए वहां पे क्या भीड़ होती है। तो आई थिंक मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसको अभी भी हमारे को, क्योंकि वी हैव टू लुक एट द वर्ल्ड। यही सिचुएशन थी जब शुरू में चाइना में डिजीज आई थी और इंडिया में सब लोग सोचते थे ये इंडिया की डिजीज नहीं है, ये तो बाहर वालों की डिजीज है, और एकदम देन वी सॉ द डिवास्टेशन दैट हैपेंड इन इंडिया। सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और केयरफुल होने से ही हम बचाव करेंगे। तो मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ये मैसेज सब लोगों को जाना चाहिए कि इसको लाइटली ना लें। बिल्कुल। और टेस्टिंग,
जितने भी अभी लोग जिनको खांसी जुकाम के साथ बुखार है और सोर थ्रोट है और बुखार आ रहा है, उनको टेस्ट कराना है। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। डॉक्टर भाटी, एक सवाल आपसे था कि जब कोविड पहली बार ट्रैवल करके दुनिया से यहां पहुंचा, चाइना से इसकी शुरुआत हुई, अब जो नई परेशानी सामने है वो भी चाइना से ही नजर आ रही है, अमेरिका है, बाकी दूसरे देश हैं। आज एक बैठक हुई जिसमें कई सारी बातें कही गई। क्या आपको लगता है कि जो ट्रैवल है, जो एयरपोर्ट पर जो चेकिंग है या जो प्रिकॉशंस बरतने चाहिए, उसकी शुरुआत जल्द से जल्द होनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? क्योंकि ट्रैवल खुला हुआ है। अगर चाइना से कोई ट्रैवल कर रहा है, अमेरिका से कोई ट्रैवल कर रहा है, जापान से ट्रैवल कर रहा है और अपने साथ लेकर आता है, तो 1 से 11 और 11 से 111। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर्विलेंस तो निश्चित तौर पे हमें बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें एक जैसा हम जब टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन निश्चित तौर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी करके देखा है कि किसी भी तरह की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से अगर एक देश से दूसरे देश में हम रोक नहीं सकते कोविड को या इस तरह, क्योंकि ये जो आपका अभी फिलहाल जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा हमें रैंडम सैंपलिंग भी साथ के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि जो सिम्टोमेटिक है, जिनको इन्फेक्शन है, पर इसमें देखा गया है कि बहुत सारे एसिम्टोमेटिक कैरियर्स है जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। तो हमें इसमें रैंडम सैंपलिंग साथ के साथ करना बहुत जरूरी है। और दूसरा एक चीज जो और सामने निकल कर आती है कि जिस तरह से आजकल होम टेस्टिंग का भी प्रचलन है, तो हमने घर पे टेस्ट कर लिया तो वो आपके फिर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो वहां पर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो फेल हो जाती है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअली में हम पॉजिटिव सैंपल्स का करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो भी अभी फिलहाल पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम ठीक तरीके से करें, क्योंकि अभी हम अज्यूम कर रहे हैं इस तरह से कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट, सब लीनिएजेस स्प्रेड हो रहे हैं, पर फिर भी अभी हमारे पास इसका खास डेटा नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबली आपका जीनोम सीक्वेंसिंग है वो काफी ड्रॉप हो गई है। तो और किस तरह का नया सीक्वेंस अभी वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है, उसके ऊपर वॉचफुल रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सूरी, जो इंडियंस में जो हर्ड इम्यूनिटी बनी है उसका कितना फायदा होगा? जी बिल्कुल, हर्ड इम्यूनिटी का काफी है कहना, बहुत मुश्किल है कहना कि हर्ड इम्यूनिटी बनी है कि नहीं। और आई थिंक वी शुड नॉट कंसिडर कि हर्ड इम्यूनिटी बनी है। हमें प्रिकॉशंस के ऊपर रहना चाहिए। हमें हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई एक परफेक्ट एक हमारे पास नापदंड नहीं है जी। तो हमारे को प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, और हर्ड इम्यूनिटी का हमें मतलब एक फॉल्सहुड हमारे में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर समीर भाटी, अगर हम देखें पहला जो वेव था उसके बाद हमने एक तरीके से घोषित कर दिया था कि अब हम फ्री हो गए हैं, अब चलिए बाहर निकलते हैं, सब सामान्य है, जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता और सरकार की नाकामी रही। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का इंतजाम होता, आप लोग खुद डॉक्टर्स हैं, तो शायद 60, 70, 80% लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब मेरा सवाल यह था आपसे कि अस्पताल, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो अब कितने इक्विप्ड हैं दूसरे जो दौर का, जो दूसरा वेव था, उससे सीख लेते हुए? बिल्कुल, देखिए अगर हम सेकंड और थर्ड वेव की, क्योंकि भारत में तो थर्ड वेव भी ऑलरेडी जिस तरह से आ चुकी थी, तो अब अगर हम देखें तो अब जिस तरह से हम काफी हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, और वैक्सीनेशन की भी मैं बात करूं तो बहुत ही चरणबद्ध तरीके से हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली हमने पहले हमारे एल्डरली लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स, कोमॉर्बिड लोगों को, इसके अलावा हमारे इवन जो टीनेजर्स हैं उनमें भी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और दूसरा नेचुरल इन्फेक्शन भी काफी लोगों को हो चुका है। तो और अगर बात करें फिलहाल, तो जैसा हमने थर्ड वेव के अंदर देखा भी, क्योंकि जो वेरिएंट उस तरह से माइल्ड रहा था, तो डॉक्टर भाटी से हमारा संपर्क टूट गया है फिर से। डॉक्टर सूरी, आप अगर इस पर रोशनी डालना चाहें कि अस्पताल, हॉस्पिटल और खास करके जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है उसको लेकर कितनी तैयारी है अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की, अगर आपके पास जानकारी हो तो? तैयारी डेफिनेटली पहले से बहुत बेटर है, और अब सब, क्योंकि इमीडिएटली अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एकदम निर्देश आ जाता है कि कोविड के लिए इतने बेड रख दीजिए, एक स्टैंडर्ड एक SOP आ गया है कि अगर इतने % पॉजिटिविटी आ जाएगी इतने बेड्स रखने हैं। तो एक काफी एक सिस्टम में आ गया है कि कैसे करना है, और ऑक्सीजन के भी रिक्वायरमेंट जो हैं वो
बेटर है, मतलब आई कैन नॉट से फुलफिल्ड पूरी तरह से है कि नहीं, इनका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, हमारे पास इमीडिएट डेटा नहीं है, लेकिन एट अ हॉस्पिटल लेवल आई कैन से कि सिस्टम्स आर इन प्लेस। जैसे ही अगर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा जाएगी तो इमीडिएटली आईसीयू बेड्स को रखा जाता है, इमीडिएटली सब फोर्स उधर को रेडी हो जाती है, तो ये सब इन प्लेस है सिस्टम। आखिरी सवाल आप ही से था, समीर भाटी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। डॉक्टर साहब, तो अब आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, जो हम पिछले कुछ महीनों से बरतते आ रहे हैं। ध्यान रखिए, और अगर वैक्सीन नहीं लिया है, बूस्टर डोज नहीं लिया है, या फिर अपना दूसरा डोज भी नहीं लिया है, तो जाइए और लगवाइए। बिल्कुल, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। डॉक्टर समीर भाटी, वो फिर से उनसे हमारे संबंध। तो डॉक्टर सूरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर भाटी भी आपका शुक्रिया, आप लोग दोनों ने वक्त निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से और इस पर रोशनी डाली। तो डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि ध्यान रखिए, लापरवाही ना बरतिए, क्योंकि दुनिया में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उनका वहां से यहां पहुंचना ना तो नामुमकिन है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार भी अलर्ट है, उसने राज्य सरकारों को चिट्ठी भी लिखी है, आज एक बैठक भी हुई है, कुछ कदम भी उठाए गए हैं और कुछ और फैसले आगे लिए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हमारे और आपकी सेहत से जुड़ा है, तो अपना ध्यान खुद रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अगर डोज नहीं लिया है, वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन लीजिए, बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो वो लगवाइए। फिलहाल सवाल इंडिया का मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को एक खत लिखा है। भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के फैलने के खतरे पर उन्होंने ये खत लिखा है। कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल टूट रहा है, ये उनका कहना है। इस खत में यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, यानी इसे किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कोविड नियमों का पालन करना संभव नहीं हो पा रहा है तो ये यात्रा स्थगित कर दें, देश हित में बंद करें भारत जोड़ो यात्रा। अशोक गहलोत को भी ये चिट्ठी लिखी गई है। ऐसे में विपक्ष हमलावर है और कहा कि इसके राजनीतिक मायने ज्यादा हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। तो एक तरीके से अगर देखें तो इस चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आज एक बैठक भी हुई है, लेकिन उस बैठक से पहले ही ये चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को लिख दी गई। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे, ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को 58 साल की उम्र में ससुराल से दान मिला। दान में उन्हें उनकी पत्नी और 2 बच्चों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी। सागर भोपाल रोड पर धापेल गांव में कल्पना सिंघई ने से 2021 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की एक जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान दे दी। मंत्री जी का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर यह जमीन खरीदी। दान में मिली जमीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनडीटीवी को जवाब देने के बजाय माइक झटक दिया, जबकि कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी है, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी। घपला है, पूरी तरह से घपला है। 50 एकड़ साले साहब गिफ्ट दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी को। ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुँचाया है इस माध्यम से उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि वो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, अपने विभाग में उन्होंने ये घपला कर लिया। इसमें सीधा सीधा फर्जीवाड़ा किया गया है, यह इसमें काली धन का उपयोग किया गया है। सालों के नाम पर एक मंत्री ने अपना जो काला धन है वह ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसकी जांच होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि उच्च पद पर बैठे हुए लोग, मंत्री जैसा दायित्व जिनका राजस्व विभाग और इस तरीके की लूट मचाए हुए, इन पर कार्रवाई करें। तो यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं मंत्री जी से कि 58 साल की उम्र में सालों ने 50 एकड़ जमीन जो पिछले साल खरीदी वो इस साल उनके नाम कर दी, तो आखिर क्या यह भ्रष्टाचार है? विपक्ष यही सवाल उनसे पूछ रहा है कि आखिर ये धन आया कहाँ से जिससे ये जमीन खरीदी गई और दान देकर उसे एक तरीके से कानूनी जामा पहनाया गया। अनुराग द्वारी के पास चलते हैं। तो दान में मिली जमीन पर उठ रहे हैं सवाल। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी वो मंत्री थे और उसके बाद जैसा अनुराग बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए इस सरकार में ये संभव नहीं है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बगावत की तो उनके साथ वो चले गए और फिर इस सरकार में भी उन्हें वही मंत्रालय दिया गया। सिंचित हो गई, आपने इस पर बोला नहीं, क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? क्या करें? साल में आपको दहेज मिला है ससुराल पक्ष से, बता देंगे आप, घबरा नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड रिलेशन में देंगे, जो आराम लंबा जवाब दे देंगे। बस एक छोटा क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई, आपने इस पर बोला नहीं, क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार? ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़। अनुराग है हमारे साथ, अनुराग द्वारी जो ये खबर लेकर आए थे। अनुराग, 50 एकड़ जमीन
इसकी जमीनी कीमत क्या है, इस जमीन की जरा वो बता दीजिए। और सवाल यही है कि ससुराल से गिफ्ट मिल गया तो इतना हंगामा क्यों है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? देखिए लगभग 20 लाख हेक्टेयर है मौजूदा दर है वहाँ पर, तो इस हिसाब से चूंकि ये जमीन 50 एकड़ से भी ज्यादा है, अभी तो शुरुआती जो 21 रजिस्ट्रियां लगभग मेरे पास आई हैं, उसी में से ये 50 एकड़ से कुछ ज्यादा है, तो अगर उस हिसाब से जोड़ें तो ये 25-30 करोड़ रुपए के आसपास तो बैठती ही है। सवाल दान का नहीं है, क्योंकि मंत्री जी ने मुझसे तो बात नहीं की, आपने देखा कि मैं कैसे उन्होंने माइक को धकेला और हमसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों से अनौपचारिक तौर पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने तो दान लिया है और अपने खून के रिश्ते में यानी ब्लड रिलेशन में दान लेना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन मंत्री जी 61 साल के हो गए हैं और ऐसे में इतने सालों बाद अपने ससुराल से वो दान उन्हें मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक उन्होंने खून के रिश्ते की बात की, तो खून का रिश्ता जो कानून में परिभाषित है, वो राजस्व मंत्री इस बात को बेहतर जानते हैं कि माँ बेटी, पिता पुत्री, इस तरह के खून के रिश्ते को कहा जाता है। जीजा साले के रिश्ते को कानूनी परिभाषा में खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन नहीं है, उसमें दान की कोई पात्रता नहीं होती है। पहली बात, कागजातों को खंगाला तो काफी सारी रजिस्ट्रियां बहुत छोटी छोटी थी, मतलब 2.5 हेक्टेयर की या आधे हेक्टेयर की, और उसके बगल में जब मैंने पढ़ा तो लिखा था कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 58 क के तहत अधीन छूट। अब ये जो छूट मिलती है शारिक, ये छोटी छोटी ज़मीनों के लिए मिलती है, यानी मंत्री जी पर आरोप ये है कि वहाँ पर भी वो रजिस्ट्री का पैसा पचा गए। और तीसरी जो सबसे अहम बात, ये ज़मीन पहले असिंचित थी, फिर माफ़ कीजिएगा पहले सिंचित थी, रजिस्ट्री से थोड़े दिनों पहले असिंचित हुई और फिर वापस से सिंचित हो गई, यानी यहाँ पर भी वो रजिस्ट्री का पैसा जो है वो उन पर बचाने का आरोप है। ये उस महकमे के मंत्री हैं जो जिनके हिस्से राजस्व है, यानी तमाम अधिकारी उन्हीं के महकमे के अंतर्गत काम करते हैं, जो ये सारा मामला हुआ है। और ऐसे में जो ना खाया ना खाने दूंगा वाली सरकार का नारा है, ये मंत्री वो भी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा ने 2019 में संकल्प पारित किया था कि अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे। जी शारिक जी, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए और इस खबर को हम तक लाने के लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बता दिया। उनसे पूछा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं तो मोदी क्या हैं। अमृता फडणवीस के जवाब पर तालियां भी खूब बजी। मला आरोप असा आहे, मोदी जी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे। आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, नवीन भारताचे आणि ते भारत।